हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आज हम लोग नए टॉपिक की ओर नए न्यू अराइवल लेके आए हैं और वो नया टॉपिक हमारा है, आपको सामने में दिख भी रहा होगा। एंड इट्स नेम इज रेनबो पार्ट 2। एक्चुअली इट्स अ मच अवेटेड चैप्टर्स। स्वाति प्रिया हेलो, स्वाति प्रिया हेलो सर हेलो। आप सभी को हेलो। और आज आपको मैंने बोला भी था पिछले क्लास में कि हम लोग लिटरेचर शुरू करने वाले हैं आगे। वॉइस चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, लेकिन एज पर एज माय कमिटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुई ना उस चैप्टर में। उस चैप्टर में अगर आपने बनाया होगा, अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप एक बार इसी आज के ही कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा। मैं अगला क्लास फिर से अटेंड करके या फिर कोई अलग से क्लास अरेंज करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ऐसे जो मैंने अब पढ़ाया था ऑलमोस्ट आप जवाब दे रहे थे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास था तो उतना ज़्यादा बनाना क्लास में संभव नहीं होता है। और डीपीपी का मतलब ही होता है कि आप खुद उसको प्रैक्टिसाइज करें। गुड इवनिंग स्वीटी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग स्वीटी। तो हम लोग नए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको स्वाति प्रिया जी सर, स्वीटी आपको लाइव क्लास करने में अभी दिक्कत तो नहीं हो रही ना? शायद आपने शिकायत की थी कि लाइव क्लास नहीं हो पा रहा मेरा। अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर शेयर करना। अभी तो शायद गुड इवनिंग जब बोल रही हैं तो मुझे लगता है कि आप लाइव मुझे देख रही होंगी। स्वाति प्रिया जी सर, ठीक है। चलिए मैं आपको ना अब अगले टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, हम जिसका नाम हमारा है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या टारगेट है, हम इस पर लगभग 8 से 10 मिनट तक आपसे भी बात करेंगे और आपका फीडबैक भी लेंगे। आप ये बताएंगे कि आपको इस तरह से सुविधाजनक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के ऑनलाइन में। ऑनलाइन में बहुत सारा वीडियोस आप देखे होंगे जिसमें कि 1 to 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाता है, और वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और एग्जामिनेशन में चूंकि मैं लगभग 15 वर्षों से आपको ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का आइडिया है कि स्टूडेंट क्या चीज़ को पसंद करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा न्यू एक इनोवेटिव वर्क लाया है और मैंने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा अच्छा लगे। अगर आपको दिक्कत होगी इसमें तो निश्चित तौर पे आप मुझे फीडबैक देना कि सर ऐसे नहीं तरीका, वो तरीका ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, जो मैक्सिमम मेजोरिटी में जो बात होगी मैं उसकी ओर चलूँगा। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आज रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का। आपको मैं बता दूं कि आपको कितने नंबर का और कैसे कैसे पूछा जाता है। पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लूं और तब आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, आज थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। चलिए मैं रेनबो के पहले मैं सिलेबस के बारे में समझा दूं कि लिटरेचर में आपको 20 सेक्शन से पूछे जाते हैं। दरअसल है क्या कि आपको जो एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है आपका, 100 मार्क्स का, उसमें से लिटरेचर का क्या रूल रहता है पहले उसको समझ लेते हैं। लिटरेचर में आपको कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं दो सेक्शन में, यानी कि सेक्शन नंबर ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं इसकी भी तैयारी कराऊंगा। और उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दैट मीन्स कि यू हैव गिवन, आपको दिया जाता है मल्टीपल चॉइसेस, बट यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट आंसर। आपको उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट आंसर है, यू विल हैव टू चूज, आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, फॉर स्वीटी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग स्वीटी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैं इसका मार्किंग करता हूं अब। ऑब्जेक्टिव में कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन आपको जवाब 40 क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम 40 दे सकते हैं और मिनिमम 0 भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 60 मार्क्स का रहता है ग्रामर और 40 मार्क्स का रहता है लिटरेचर ऑब्जेक्टिव में, जिस 100 क्वेश्चन में से आपको 50 का ही जवाब देना है। ठीक है,
तो अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन भी टच कर देते हैं, 20 क्वेश्चन मतलब 50 मैंने लिया, 50% लिया मैंने, 20 क्वेश्चंस भी अगर आप टच कर देते हैं, और जितना मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आज से, मैं आपको चूंकि आज से शुरू कर दिया हूं इसका जर्नी, आपको पूरा लास्ट तक मैं ले जाऊंगा, तो आज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, हर चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30-35 क्वेश्चन रहेंगे, किसी में कम रहेंगे, किसी में ज़्यादा रहेंगे, कोई चैप्टर छोटा होता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल हैव टू मेक 20 क्वेश्चंस, आपको 20 क्वेश्चंस ही बनाने हैं, और इसके बाद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से खाली सुनते रहो मेरी बात को। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव का हो गया, मैं ऑब्जेक्टिव का सेट दिया करूंगा, डीपीपी में दिया करूंगा बनाने के लिए, उसका आंसर भी मैं बताया करूंगा क्लास में। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पे, यानी कि कुल मिला के लगभग 20 नंबर का आपको इधर से पूछ दिया, यानी 40 नंबर का आप कह सकते हैं, यानी आप उसमें से 20 नंबर मानिए, चूंकि 50% ही हम सॉल्व करते हैं। अब सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है? सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुल मिला के रहते हैं 10, ठीक है, बनाना है आपको 5, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 10। ठीक है, इसको समझिए, टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, बनाना है आपको मैक्सिमम 5, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल मिल सकता है आपको 10, यानी कि 10 में 10 आपको मिल सकता है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन का नंबर, एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन कुल मिला के पूछा जाता है 4, नीचे मैं लिख दूं, पूछा जाता है 4, बनाना है 2, रहता है 4-4 नंबर का, तो कुल मिला के 8 नंबर का आप इससे फायदा ले सकते हैं। मेरी पहली क्लास है सर स्वीटी, इसलिए मैं आपसे स्वीटी पूछ रहा था कि आपको लाइव क्लास में अभी दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आप शायद शिकायत किए थे मुकुंद सर से कि शायद मुझे लाइव क्लास में दिक्कत हो रही है। आपका पहला क्लास है, और संजोग ऐसा अच्छा है कि आज पहला क्लास लिटरेचर का भी है। लिटरेचर में मैं पहला क्लास ही आज कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ग्रामर के चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख के उसके कंटेंट्स को पाकर आप उसे थोड़ा फॉलो अप करना, और फिर सीख जाओगे। अगला चैप्टर ग्रामर का हमें इसके बाद फिर करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं वो 40 से 50 वर्ड में लिखना है बस। ठीक है, 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है इसको। और एक्सप्लेनेशन जो है वो 60 to 70 वर्ड्स में लिखना है, 60 to 70 वर्ड्स में लिखना है। मैं सब कुछ बनाने के लिए सिखाऊंगा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए हम भी इस तरह से आपको समझा रहे हैं। उसके बाद आता है समरी, ठीक है, समरी, हर चैप्टर का समरी मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा, समरी के बाद आ जाता है मैचिंग, मैचिंग क्वेश्चंस, यानी कि 2 प्रोज से रहेगा, 2 पोइट्री से रहेगा। समरी कुल मिला के 5 नंबर का पूछा जाएगा, और ये 5 नंबर तो 2 प्रोज से रहेंगे, 2 पोइट्री से रहेंगे, यानी कुल मिला के 10 नंबर का आपको फायदा समरी से मिलेगा। पूछा जाता है 3 या 4, बनाना है उसमें 1। उसी तरह से मैचिंग क्वेश्चंस आपको 2 रहते हैं, एक प्रोज सेक्शन से, एक पोइट्री सेक्शन से, और बनाना आपको 2 में 2 है। बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन होता है, यानी कि 10 मार्क्स, 5 नंबर का एक रहता है, कुल मिला के 2 बनाएंगे आप, तो टोटल नंबर मिलेगा आपको 10। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया सब्जेक्टिव, यानी मैचिंग हो गया, समरी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। तो इतने तरह के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर चैप्टर से, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मीन्स कि यू हैव गिवन मल्टीपल चॉइसेस बट यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट आंसर। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका है, मैंने की है पहले भी चर्चा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पैटर्न हुआ। अब हम आते हैं
कि हमारा 2 सेक्शन है इसमें पढ़ना, ठीक है। 2 सेक्शन है, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन हमारा है प्रोज का और दूसरा सेक्शन हमारा है पोइट्री का, ठीक है। प्रोज सेक्शन में कुल मिला के 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, है ना, और इसमें 10 चैप्टर्स पढ़ना है आपको। इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए, 21 हो गए। तो 21 चैप्टर्स में से हम लोग एक बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। उसमें से अब 11 चैप्टर में से पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि प्रोज जो सेक्शन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से बना है। इसको अगर शुद्ध हिंदी में कहते हैं तो इसको कहते हैं गद्य भाग, यानी, और इसको कहते हैं पद्य, यानी इसमें कविताएं होती हैं। इसमें स्टोरी हो सकता है, एसे हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ कविताएं होंगी, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन है कुल मिला के, प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। कितने चैप्टर्स हैं मैंने यहाँ पे बता दिया कि 11 चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे और 10 चैप्टर्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। अभी जून स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट हमारा कोर्स दिसंबर तक ख़त्म भी होना है। तो मैंने सोचा कि अगर हम लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाते चलेंगे तो बच्चे को फ़ायदा भी नहीं होगा, बोरिंग भी होगा, और आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, समझाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैंने एक पैटर्न बना लिया है, और उस पैटर्न में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो तो हम चैप्टर में दिखाएंगे, और उस पैटर्न में हम क्या क्या करेंगे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा होगा, यानी कि 5 से 6 चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला हमारा होगा कि उस चैप्टर में दिए हुए जो इंट्रोडक्शन है, उस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन, यानी कि जो राइटर हैं, जो उनके पोएट हैं या जो उनके पोएटेस हैं, यानी कि उनके, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें हम महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की है, उनके बारे में, उनका क्या क्या उनके कीर्तियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। और वो डिटेल्ड एनालिसिस क्या होगा, यानी कि जो आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आप नोटबुक या एनसीईआरटी का बुक खरीदते हैं, उसमें जो पेजेस, जो लाइन बाय लाइन जो लिखा हुआ है, उसका भाव, यानी समरी नहीं, समरी से ज़्यादा बड़ा, यानी कि उसमें हर पैराग्राफ में जो मेन कंटेंट है, उन कंटेंट्स को हम अपने शब्दों में लिख के आपको हम वो डिटेल्ड करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे विस्तृत विश्लेषण। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब हो गया विस्तृत विश्लेषण, यानी हम डिटेल से उस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारा समरी। मैं उसको समराइज करके लगभग 120 से लेके 150 शब्दों में आपको समराइज करके दूंगा। मैं उसका लाइन लाइन हिंदी बताया करूंगा, समझाऊंगा आपको। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का आ जाता है वर्ड मीनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट आंसर, और उसके बाद आ जाता है आपको एक्सप्लेनेशन। अगर आप अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये सब चीज में से पूछा जाता है, ये सब आपके, और ये 3 चीज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये सब अगर आप जानकारी रखते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया सॉल्व होगा, और इसमें आपको ढेर सारी जानकारी भी इस चैप्टर से संबंधित मिलेगी। इसके लिए हमने क्या किया है, कंप्लीट इन सब चीज़ों को टाइप कर लिया है। लिटरेचर में आपको ज़्यादा समझाना रहता है, लिखना कम रहता है, तो आपको मैं ये फाइल दे भी दिया करूँगा। जब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तो मैं आपको दे दिया करूँगा, आप फिर से उसे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर प्रोज सेक्शन के अलावा पोइट्री में भी यही सब कुछ आपको मिलेगा, यानी कि जो चीज़ प्रोज में मिलेगा वही चीज़ पोइट्री में भी मिलेगा, ठीक है। और जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो तो देखने की बात है, वो तो मैं आपको जब दिखाऊंगा अभी फाइल में तो पता चलेगा।
चलिए अब हम लोग तीसरा पेज लेते हैं और तीसरी बात को सीखते हैं पहले कि प्रोज और पोइट्री में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पोइट्री के बारे में। पोइट्री, पोइट्री का मतलब आप जानते होंगे कि इसको हम लोग कविता बोलते हैं, है ना। पोइट्री, तो पोइट्री सिलेक्शन में जो एक लाइन की कविता होती है, ध्यान से देखिएगा कि जो एक लाइन की कविता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोवर्ब बोलते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं कहावत, है ना। अगर आप यहां से लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी सीख लीजिए पहले। उसके बाद जो 2 लाइन की कविता होती है, 2 लाइन्स की जो कविता होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ध्यान से देखते रहना, एक्सट्रैक्शन, जिसको कि आप हिंदी में श्लोक या बोलते हैं, श्लोक या दोहा बोलते होंगे, है ना। रहीम के दोहे यानी दोहा जो बोलते हैं, 2-2 लाइन का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। और इसको शुद्ध हिंदी में उद्धरण बोला जाता है, उद्धरण। आप जरूर इसे याद रखिएगा। उसके बाद 3 लाइन की कोई कविता नहीं होती है। उसके बाद 4 लाइन की कविता होती है जिसको कि हम लोग पोयम बोलते हैं। हालांकि इसे पोयम नहीं बोला जाता, इसे पोम बोला जाता है, पोम। लेकिन जनरली आम बोलचाल की भाषा में, और खास तौर पे हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी तो अपने तरीके से बात करते हैं और उसे पोयम बोलते हैं, पोम नहीं बोलते हैं। खैर, लेकिन द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पोयम इज पोम, नॉट बी पोम, नॉट बी पोयम, इट्स पोम। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो 6 लाइन की कविता होती है, इनफैक्ट वो 14 लाइन की पहले कविता में बताऊं, ये 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। अच्छा, पोम का एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। ठीक है, तो ये 4 लाइन की कविता थी, तो इस तरह इसको पोम बोलते हैं। ये जो 4 लाइन की कविता होती है उसको पोम बोलते हैं। 14 लाइन की कविता जो होती है उसको सोनेट बोला जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी साहित्य में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। एक होता है 6 लाइन का, 6 लाइन्स की कविताएं, 2 से कलेक्शन बनता है ये। और एक होता है 8 लाइन्स की कविताएं, जिसमें 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेट, सेस्टेट, और 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव, ऑक्टेव, ऑक्टेव। ये पूछा भी जाता है, 6 लाइन की कविता सेस्टेट कहलाती है और 8 लाइन की कविता ऑक्टेव कहलाती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। और उसके बाद जो मोर देन 4 लाइन्स होता है, सभी लोग समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत अगर हो तो जरूर टोकिएगा। मोर देन 4 लाइन्स, मोर देन 4 लाइन्स यानी 4 लाइन से ज्यादा की जो कविता होती है उसको बोलते हैं पोइट्री। सामान्य रूप से उसी को पोइट्री बोलते हैं। पोयम और पोइट्री में ये अंतर होता है। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ पोइट्री, कलेक्शन ऑफ पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होता है, आप याद रखिएगा। कलेक्शन ऑफ पोइट्री को बोलते हैं वर्स, वर्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वर्सेस, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वर्स कहिए, वर्स, वर्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं इपिक। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, और महाकाव्य में जैसे महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब आ गए। तो इस तरह से कविता का फॉर्मेट होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो 1 लाइन की कविता होती है, थोड़ा ध्यान से यहां से देखो, जो 1 लाइन की कविता होती है, 1 लाइन की कविता जो होती है उसको बोलते हैं प्रोवर्ब यानी कि कहावत। ठीक है, कहावत तो आप जरूर सुने होंगे, है ना, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो 1 लाइन की कविता है ये। टिट फॉर टैट यूज करते हैं अंग्रेजी में उसके लिए। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह भी एक कविता है, लेकिन चूंकि यह 1 लाइन की कविता है इसलिए इसे प्रोवर्ब कहते हैं, इसे कहावत कहते हैं। उसके बाद 2 लाइन की जो कविता होती है, 2 लाइन की कविता आप कहावत, एक्सट्रैक्शन उसको कहते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन अंग्रेजी में और हिंदी में उद्धरण कहते हैं।
जो 4 लाइन की कविता होती है उसको पोम बोलते हैं, 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। उसमें 2 भाग में बटा रहता है, एक 6 लाइन और एक 8 लाइन, तो सेस्टेट और ऑक्टेव कहते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं। और आपको एक चैप्टर पढ़ना है द सोल्जर। द सोल्जर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके पाठ्यक्रम में है ये, करिकुलम में। उसके बाद 4 लाइन से ज्यादा की जो कविता होती है उसको पोएट्री बोलते हैं। और पोएट्री का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसको वर्स बोलते हैं। और जो वर्स का कलेक्शन होता है उसको इपिक बोलते हैं। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है? यस सर करके एक बार आप बोल दीजिए जो लोग ऑनलाइन हैं, अगर समझ में आ रहा है तो। प्रियांशु, रविशंकर, स्वाति प्रिया। चलिए, जो लोग ऑनलाइन हैं आप बता दीजिए। मैं सबसे कई बार बोल चुका हूं कि ऑनलाइन क्लास करेंगे तभी ज़्यादा मजा आएगा समझने में भी, नहीं तो फिर बैकलॉग्स लगते चले जाएंगे, है ना। एक सामान्य रूप से एक कहावत जानते होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इस तरह की जो कविताएं हैं उसको जरूर आप याद रखना चाहिए आपको। हाँ, रविशंकर भी यस सर बोल रहे हैं, प्रियांशु हाँ सर बोल रहे हैं, यस सर। चलो ठीक है, आप होशियार हो इस बात के में लेके कि आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम आते हैं, जो अभी हमने कविता के बारे में बताया था, अब हम लोग आते हैं प्रोज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर आज से। प्रोज, अब प्रोज का मतलब होता है गद्य भाग। गद्य भाग में हम लोग प्रोज सेक्शन कहते हैं, या केवल गद्य कहिए, भाग लिखते सेक्शन लिखते तो भाग लिखते हैं। चलिए, जो 1 लाइन की कविता होती है, सॉरी कविता नहीं बल्कि अब तो गद्य पढ़ेंगे ना, तो जो 1 लाइन का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। आप ग्रामर में पढ़ते होंगे, इसको हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य, और वो गद्य में आता है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं होता। और उसके बाद मोर देन 1 लाइन्स, मोर देन 1 लाइन, 1 लाइन से ज्यादा जो रहता है उसको पैराग्राफ बोलते हैं, उसको पैराग्राफ बोलते हैं, है ना। हालांकि जो ये जो पैराग्राफ है उसको कविता में हम लोग स्टैंजा बोलते हैं, स्टैंजा, स्टैंजा बोला जाता है किसमें? कविता में। ये याद जरूर रखिएगा कि कविता में इसे क्या बोला जाता है? स्टैंजा। लेकिन जब आप गद्य की बात करते हैं, प्रोज सेक्शन की बात करते हैं, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? पैराग्राफ। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अब। और ये जो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ होता है, यानी ग्रुप कलेक्शन कहिए या ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स कहिए, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें रहती हैं। ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, है ना, उसको हम लोग कई नाम देते हैं। गुड इवनिंग सर लालू कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कलेक्शन ऑफ और कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स, यानी पैराग्राफ्स का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? या तो वह एसे होता है, या तो वह ड्रामा होता है ना, या तो वह स्टोरी होता है, या तो वह आर्टिकल होता है, आर्टिकल, या तो वह जर्नल होता है, पत्रिका जिसको कहते हैं, और या तो वह मैगजीन कहलाता है, मैगजीन। इसी को ग्रुप करके बनाते हैं मैगजीन। तो ये सब केवल आपको जानकारी रखनी है कि ग्रुप ऑफ पैराग्राफ से हम निबंध लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, स्टोरी हो जाता है, आर्टिकल हो जाता है, जर्नल हो जाता है, मैगजीन हो जाता है। तो यानी जब जो आएगा उसके बारे में मैं आपसे बताता रहूँगा। और इस तरह से हम लोग गद्य भाग में सीखे। और इसको जब कलेक्शन कर देते हैं, और इस सब का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? बुक कहलाता है। और बुक में सबसे पहले एक पेज रहता है जिसको TOC बोलते हैं, जिसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कि आप शुरू में देखते होंगे, हर किताब के शुरू में दिया रहता है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर, ये उसको बोला जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो कुल मिला के प्रोज सेक्शन में इतनी बातें थी जो मैंने अभी आपको बताया। 1 लाइन को, 1 लाइन से ज़्यादा को, उसके बाद से कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ को क्या क्या कहते हैं, कैसे बुक तैयार होता है। तो ये था हमारा प्रोज सेक्शन के बारे में। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारा जो टॉपिक है वो ये है, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको डिलीट कर दें इस सबको, है ना,
ये सब आपने सब पढ़ लिया है, तो अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये सब जो मैंने भी बताया इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। चलिए, ये सब आप वीडियो से देख लेना और हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एज पर एज माई कमिटमेंट, मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ ध्यान से देखते रहो अब। अरे यार, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, लिखा हुआ है ये रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दो चीज़ पढ़ना है आपको। पहले हमने रेनबो पार्ट 2 शुरू किया है। इसमें से हम आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, फिर डिटेल एनालिसिस जिसकी चर्चा कर चुके हैं, समरी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। जो मैंने आपको बोला था, अभी लिखा भी था, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं बारी बारी से इसको शुरू करता हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे पहला पेज, जो अब जब आप अपना किताब देखेंगे, जो टेक्स्ट बुक आपका है, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। और इसको मैं एक एक लाइन का हिंदी कर करके समझाता हूँ। आज चूंकि फर्स्ट डे था लिटरेचर का, इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल जानकारी देनी पड़ी कि एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद आपको पढ़ाई मैं कैसे करूँगा, किस तरह से आपको ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई हो सके, आपके एग्जामिनेशन में भी फ़ायदेमंद हो सके और आपका नॉलेज भी इन्हांस कर सके, उन नॉलेज में भी आपकी वृद्धि हो सके। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया। तो चलो शुरू करूँ मैं। सभी लोग तैयार हैं? फर्स्ट चैप्टर है तो मुझे थोड़ा पूछना बनता है। आप लोग सभी तैयार हैं ना? एक बार यस सर करके बोलिए और जयकारा लगाइए और जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि एक लंबी जर्नी हमें तय करनी है और मैं ये सब चीज़ टाइप करके आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल सके। हाँ सर, चलो। स्वीटी प्रिया, यस सर, चलो ठीक है। अच्छा, खास तौर पे जो लोग ऑनलाइन लगातार करते रहते हैं, जरूर फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि सर ये तरीका ठीक नहीं है, वो तरीका ठीक है। ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, क्योंकि किताब तो ऑफलाइन में तो होता है, किताब का लाइन लाइन पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन चूंकि क्लास है तो ऑनलाइन में जो बेहतर हो सकता है मैं वो करता हूँ। चलिए, मैं समझाना शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान देना। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, जो मैं आपको इस चैप्टर का सबसे पहला भाग परिचय से शुरू करता हूं। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि इनका पूरा नाम है, 1869 में जन्म हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय, नोन एज यानी कि पॉपुलरली नोन एज बापू, यानी कि बापू के नाम से जाने जाते या लोकप्रिय, और द फादर ऑफ द नेशन और राष्ट्रपिता के नाम से। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, है ना। और ऐसा कर करके मैं आपको लिखा करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको भी ये सब वर्ड लगातार याद होते रहे। ठीक है। ऐसे तो आपको वर्ड पावर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलते जाएगा आपको। स्पिरिचुअल लीडर, देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि एक पॉलिटिशियन की अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े आध्यात्मिक नेता थे। कौन? गांधी जी। वाज मोर ए, मोर मतलब ज्यादा, ए स्पिरिचुअल लीडर एक आध्यात्मिक नेता, देन ए पॉलिटिशियन एक राजनेता से, यानी गांधी जी एक राजनेता की अपेक्षाकृत आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। ही सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक, यूज्ड प्रयोग किया, ट्रुथ यानी सच्चाई का, सत्य, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी हुकूमत, रूल का मतलब यहाँ पे हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। ठीक है। इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड और सहायता की, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस और भारत को आज़ादी प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। फ्रॉम 1915, याद रखिएगा 1915 से लेके 1948 तक, टिल ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब हुआ छाए रहे, यानी प्रभुत्व रहा उनका, प्रभाववादी रहे, छाया रहना। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वह पूर्ण रूपेण छाए रहे, इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति पर। ही डाइड, वह मर गए, एट
सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनाटिक, और इसको मैं फिर से बड़ा कर लूं, द हैंड्स ऑफ ए फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। और वह एक हठधर्मी, इसको बोलते हैं कट्टर या हठधर्मी, कट्टर, कट्टर या हठधर्मी जो नाथूराम गोडसे था, के हाथों ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई, वो मारे गए। यानी हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जिसका नाम क्या था, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। मैंने इसे थोड़ा कलर चेंज करके लिख दिया ताकि आपका अटेंशन ज्यादा हो सके। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, और बहुतेरे, न्यूमेरस का मतलब होता है बहुतेरे यानी ज्यादा, आर्टिकल्स जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ा देर पहले आर्टिकल्स के बारे में की भी थी। यानी आर्टिकल्स प्रयोग किया जाता है जो खास तौर पे किसी भी बड़े बड़े पेपर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स होता है, हिंदुस्तान टाइम्स होता है, या फिर हिंदुस्तान पेपर आता है, दैनिक जागरण आता है, तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे जो राइटर होते हैं या कवि होते हैं अपने विचार यानी कि एडिटोरियल पॉलिसीज डालते हैं, तो उसको आर्टिकल्स कहा जाता है। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम का उस समय एक मैगजीन छपता था, जिसमें वो अपना बहुतेरे यानी बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स को उन्होंने छापा था। एंड द स्पीचेज, और वो भाषण, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर भाषण दिए, रिवील, प्रकट करता है उन्हें, नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, ना केवल एक सच्चे विचारक, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक मुहावरेदार, ग्रेट आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है लच्छेदार, मुहावरेदार, अंग्रेजी भाषा के वो एक विद्वान भी थे। यानी कहने का मतलब ये था कि वह एक सिर्फ सच्चे विचारक ही नहीं थे, बल्कि वह अंग्रेजी भाषा के एक बहुत बड़े जानकार भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उदाहरण में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं। आपको मैंने 10th चैप्टर में पढ़ाया था कि ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने में टॉक्स लिखा हुआ, टॉक्ड नहीं लिखा हुआ है। टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, यानी मजबूत नींव की, इसका मतलब होता है नींव, नींव, और साउंड का मतलब यहाँ आवाज नहीं बल्कि यहाँ पे मजबूत यानी ठोस, मजबूत नींव की, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संविधान, सॉरी भारतीय सभ्यता की, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो अडिग है, इसका मतलब होता है अडिग। अच्छा, जो वर्ड मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूं वो सारा वर्ड आपको वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी बदलते समय में, यानी कि उनके गांधी जी बात करते थे उस मजबूत आधार के भारतीय सभ्यता के, जो बदलते समय में आज भी अडिग है। एक सामान्य सा उदाहरण मैं देता हूं कि संस्कार क्या होता है, सभ्यता होती क्या है। इनफैक्ट दरअसल अगर मैं आपको बोलूं, आप इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरी बात को बुरा ना लगाएं तो मैं एक बात बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आप अपने पिताजी को जाके गाली दे के आइए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं अपने पिताजी को कैसे गाली दे सकता हूं। फिर मैं बोलूंगा कि चलो मैं ठीक है, मैं 500 रुपया देता हूं आपको और अपने पिताजी को गाली दे दो, तो आप गाली देंगे क्या? नहीं ना, नहीं देंगे गाली। आपको 5 करोड़ भी रुपया देंगे तो संभवतः गाली नहीं देंगे। हालांकि अब यूरोपियन कल्चर हम पे थोड़ा ज्यादा हावी हो गया है, 5 करोड़ देने पे तो पिताजी भी कहेंगे कि आ जाओ बेटा गाली दो, जितना देना है 5 करोड़ सर से मांग के ले आओ। समझ रहे मेरी बात को? तो हमें ये कौन रोकता है? यही तो संस्कार है, यही तो सभ्यता है, यही तो हमारी संस्कृति है। और उसी के बारे में गांधी जी इशारा करते हुए कहते हैं कि जो सभ्यता संस्कार हमें पूर्वजों से मिला है, आज हम उसे बचा के रखें। हालांकि आज हम पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ते जा रहा है, यानी कि आज हम वेस्टर्नाइज्ड होते चले जा रहे हैं, यानी हमारा भी पश्चिमीकरण होते चला जा रहा है। आज आपको पेपर में, मैगजीन्स में, या फिर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज चलती होगी जिसमें आपको लगता होगा कि हमारा संस्कार बिगड़ गया, हमारी संस्कृति कहाँ चली गई है। अभी रिसेंट में एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आता होगा आपके टेलीविज़न पे, उसमें आप ये जरूर एहसास करते होंगे, देखते होंगे कि वो एक लड़की जो क्या है, राजा रघुवंशी, और एक जो कहानी अभी चल रही है मेघालय वाली,
और उस लड़की का नाम था सोनम रघुवंशी। उस दोनों की जो कहानी है, हनीमून पे जाती है, अपने ही पति को मरवाती है, सुपारी किलर लेके जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं इतना सारा बात जो भी बता रहा हूँ, इसके कहने का सिर्फ एक मतलब है कि हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार जो हमें पूर्वजों से मिला है, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो जरूर आई है। एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और इसी को हम लोग पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यस, स्वाति प्रिया याद दिला दी, सोनम, सोनम रघुवंशी, यस। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस कहानी से अभी वाकिफ होंगे, आप लोग भी जान रहे होंगे, टीवी में चल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते समय में। द पैसेज ऑफ टाइम, द वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब होता है पाश्चात्य, सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, यानी पाश्चात्य सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, यानी कि मेटेरियलिटी वस्तुवाद को बढ़ावा देने की, वस्तुवाद को बढ़ावा देने की, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती है। यूरोपियन कल्चर और हमारे कल्चर में क्या अंतर है कि हम अभी भी आयु की पूजा करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक शब्द की बात कर रहा हूं, आयु की पूजा करते हैं, यानी एज। जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, यानी हमारे वो सर हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं। हमारा तो संस्कार ये है कि हम रिक्शा वाला को भी रिक्शे वाले भैया बोलते हैं, रिक्शे वाले भैया चलिएगा स्टेशन रोड। तो हमारा तो वो संस्कार है, यानी हम आयु की पूजा करते हैं, जो हमारा संस्कार मिला है। लेकिन अब हमारा संस्कार जो वेस्टर्न कल्चर है वो हम पे हावी होते जा रहा है, और अब हम आय की पूजा करने लगे हैं। आयु का मतलब यहाँ एज से है, और जबकि आय का मतलब यहाँ पे इनकम से है, यानी कि जिसका इनकम ज्यादा उसकी लोग पूजा करते हैं। आप भी समझते होंगे मेरी बात को कि आय और आयु में सिर्फ हर्षुकार का अंतर है, लेकिन फिर भी हम आज के डेट में हमारा जो संस्कार है वो हमें प्रेरित करता है कि हम उम्र से बड़े, अपने से उम्र के बड़े लोगों की इज्जत करें। लेकिन फिर भी अगर हम आज आय की पूजा करते हैं, यानी कि आज जमाना बदलते जा रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा धन है, उसकी हम ज़्यादा पूजा करते हैं, और यही वेस्टर्नाइजेशन है, और यही हमारा पश्चिमीकरण है, और हम भी वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा बहुत जगह ऐसा आप लिखा देखते हैं कि वी बिकेम वेस्टर्नाइज्ड, यानी हमारा पश्चिमीकरण हो चुका है, यानी हम भी अब पश्चिमीकरण की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि जिसकी प्रवृत्ति होती है वस्तुवाद को बढ़ावा देने की, द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता जो नैतिक चीजों को बढ़ावा देती है। हमारा क्या संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है वो नैतिकता यानी मॉरलिटी को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है, एलिवेट करती है, यानी फैलाती है। अब आपको एलिवेट का क्या मतलब होता है, अगर ये सीखना है तो आपको इसके जो वर्ड मीनिंग का सेट मैंने दिया है उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड मीनिंग वाला, आपको किस तरह से करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो वर्ड मीनिंग वाला पेज, ताकि आप, हाँ देखो ध्यान से, जब आप इस तरह से आएंगे, बाद में जब बढ़ेंगे आगे लेके इसको, देखो ध्यान से, ये वर्ड मीनिंग का पेज आपको मिलेगा आगे। ये पूरा फाइल 20 पेज का है, और 20 पेज का जो पूरा फाइल है मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इन सब से आप वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लेना, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। पॉपुलरली का मतलब देखिए लोकप्रिय रूप से, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, पॉलिटिशियन, नॉन वायलेंस, चीफ, वेपन्स। अभी आपको जितना वर्ड आप पढ़ते चलेंगे ना, देखिए फैनाटिक के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, कट्टर होता है, तो मैं वहां तो बताते चलूंगा, लेकिन आपको याद करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से कलरफुल अंदाज में आपको बना दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि कई सारे पेजेस भरे हुए हैं इससे, है ना। चलो ठीक है, तो यहां तक ये 112 वर्ड दिया हुआ है, 112 वर्ड, आप इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, आपको पूरा फाइल मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है डिटेल्ड एनालिसिस, और यही मेन है, यानी कि हम इसी बात की कर रहे थे चर्चा कि डिटेल्ड एनालिसिस जो आपको किताबों में मिलता है ना, जो आपको लाइन बाय लाइन किताब में मिलता है, हम उसको ना करके हम यहाँ डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। आज चूंकि फर्स्ट डे था, नहीं तो मैं एक चैप्टर का टारगेट लेके आऊँगा, और एक चैप्टर ऑलमोस्ट एक दिन में ख़त्म कर दिया करूँगा, ताकि हम लोग ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दे सकें, चूँकि समय कम है
और 1 घंटे में सब कुछ, चूंकि अल्टरनेट डे में क्लास भी होता है, 3 दिन ही क्लास होता है और हम लोगों को सिलेबस भी खत्म करना है, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा सीरियसनेस ज़्यादा होना होगा। चलिए हम आते हैं डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब होता है विस्तृत विश्लेषण। हम लोग उसके पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो और आपको ज्ञान भी आपका इन्हांस हो सके, यानी बढ़ सके। डिटेल्ड का मतलब विस्तृत, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। चलिए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टफ मिलेगा लेकिन यू विल हैव टू मेक पैसेंस, आपको कीप पैसेंस, आपको धैर्य रखना होगा और उसके बाद आप सीख सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक उद्धरण है। एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं, मतलब उद्धृत किया गया, मतलब लिया गया। आप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के जगह पे आप टेकन भी यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं से जो लिया जाता है, तो कहाँ से लिया गया है, ये एक्सट्रैक्शन है, ये एक उदाहरण है। फ्रॉम वन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी की लेखनी में से यह एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विच फोकसेस, जो फोकस करता है, जो दर्शाता है ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में। यानी कि महात्मा गांधी के जो बहुत सारी लेखनी है उसमें उनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, आत्मकथा, जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इस चैप्टर से उन बुक से, उस आत्मकथा से ही ये चैप्टर लिया गया है, जिसमें से गांधी जी भारतीय सभ्यता के बारे में फोकस करते हैं। फोकस करने का मतलब हो गया चर्चा करते हैं। इट्स ग्लोरियस पास्ट, इसके सुखद अतीत, अतीत पास्ट माने जो बीत गया है। मोरल वैल्यूज यानी नैतिक गुणों, एंड इथिक्स, इथिक्स का मतलब होता है जो नीति शास्त्र होते हैं, जो कर्टसीज होते हैं, जो लोक लिहाज होते हैं, उसको हम लोग इथिक्स के अंदर रखते हैं। सबको सीखना होगा आपको। फॉर दीज रीजन्स, इन कारणों से इंडियन सिविलाइजेशन स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी इन्हीं सब कारणों से कि भारत की सभ्यता इथिक्स को प्रायोरिटी देती है, मोरल वैल्यूज को प्रायोरिटी देती है, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसको प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है, और इस वजह से पूरे विश्व में आज भी यह स्टैंड किए हुए है, अडिग है। यानी भारत की सभ्यता का कोई जोर नहीं है, यानी है ना, यानी कि ऐसा इस तरह से हम लोग मानते हैं कि भारत की सभ्यता पूरे विश्व में सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है। आप इस बात को समझते होंगे कि विश्व के कई जगह के लोग, यूरोपियन कल्चर के लोग भी भारत में आके हरे रामा हरे कृष्णा अपनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारी कहानियों में आप ऐसा समझे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड, यानी दुनिया गवाह बनी हुई है, फॉल ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया के पतन का। ये सारी सभ्यता का नाम है, सीरिया के पतन का, पार्सियन के पतन का, एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन यानी मिस्र की सभ्यता के पतन का कारण बनी हुई है। वैंक्विशिंग ऑफ रोम, रोम की पराजय, और ग्रीस की पराजय, ग्रीस, ये सारे देश के नाम थे जो प्राचीन, खासतौर पे प्राचीन सभ्यताओं में इसका वर्णन मिलता है। यानी कि इन सारी सभ्यताओं के पतन का गवाह बना हुआ है हमारी भारतीय सभ्यता। द एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता ऑफ इंडिया, भारत की, हैज सर्वाइव्ड द चेंज ऑफ टाइम, बदलते समय में भी आज जीवित है। यानी कि हमारे पूर्वज भी जिस तरह का बड़ों का सम्मान करते थे, आज वही संस्कार हमारे अंदर भी आ गया है। हम कितना भी, हालांकि मैं एक बात इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि गांधी जी की बात आज अक्षरशः सही है, क्योंकि आज सोनम और राज रघुवंशी का भी कहानी आता है तो गांधी जी की कहानी पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी गांधी जी ने जो बात कही है वो तो लगभग 75-80 साल पहले की कही हुई है। यानी गांधी जी के मरे हुए इतने दिन हो गए, तो उस समय और आज के समय में काफी अंतर आ गया है। भले आज ये सही नहीं लगे, लेकिन गांधी जी ने जो कहा है उस बातों को हमें सीखना होगा। एंड इज स्टिल लिविंग विथ ऑल इट्स ग्लोरी बिकॉज आवर सिविलाइजेशन, culture, beliefs and moral values depend not upon multiplying our wants or self indulgence but upon restricting wants। चलिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस जब भी मिलेगा तो हम थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। द एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता, भारत की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, है सर्वाइव्ड द चेंज ऑफ टाइम, बदलते समय के साथ,
एंड इज स्टिल लिविंग, और अभी भी जीवित है, विथ ऑल इट्स ग्लोरी, अपने सभी गौरव के साथ, बिकॉज, क्योंकि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, बिलीव्स, मानती है या विश्वास करती है, एंड मॉरल वैल्यूज, और नैतिक गुण, डिपेंड, निर्भर करते हैं, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी चाहतों के गुणक पर नहीं, और सेल्फ इंडल्जेंस, आत्मसंतुष्टि पर, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स बाय सेल्फ डेनियल। मैं आपको आगे पेज में ले चलूंगा, लेकिन मैं इसका भाव समझा देता हूं कि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यता मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स पर निर्भर नहीं करती है। हालांकि मैं बार बार बोलूंगा, ये गांधी जी का कहना, ये हम सब का कहना नहीं है, ये पर्सनली मेरा भी कहना नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, इट शुड नॉट बी करेक्ट इन द मॉडर्न एरा। यानी आधुनिक युग में ये बातें सही नहीं है। हम आज के डेट में संसाधनों की पूजा करने लगे हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा पश्चिमीकरण हो गया है। यानी कि आज हमारे पास एक साइकिल है तो हम मोटरसाइकिल की चाहत रखते हैं। एक मोटरसाइकिल अगर है तो हम चाहते हैं कि भाई इसमें तो गर्मी लगता है, कार होना चाहिए, उसमें एसी लगा होना चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यानी कि मतलब चाहतों का अंत कभी नहीं होता है। यानी हमारी जब एक चाहत मरती है तो दूसरी चाहत स्वयं जन्म ले लेती है। यानी हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत हम ही से करें, है कि नहीं है? हम हमेशा जानते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हे भगवान सबका भला हो, लेकिन शुरुआत भगवान हम ही से होने दीजिए, है ना? हम मतलब इस तरह से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, पारंपरिक हो जाते हैं कि नहीं हमें ही चाहिए। आप एक बात बताइएगा, कभी भी आप ईश्वर के सामने अपने अपने जो इष्ट होते हैं, जबकि सबके अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस तरह की जो सोच रखते हैं, यानी हर कोई अपने इष्ट के पास जाता है और हर कोई यही कहता है कि भगवान हमको दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। आप थोड़ा सोचिए कि ईश्वर क्या इतना समझता नहीं होगा? यानी अल्लाह क्या इतना नहीं समझते होंगे कि जो मांगने वाला है वो तो लोभी है, वो तो चाहता है कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन क्या ये संभव है कि उसी को सब कुछ दे दिया जाए? बिल्कुल नहीं। तो जब वो जान रहा है, देने वाले को पता है कि हमें क्या देना है, तो हमारे मांगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इंसान की फितरत होती है कि वो इस बात को नहीं समझता है, उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यानी कभी भी संतुष्ट नहीं होता है वो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने टॉपिक पे चले, नहीं तो फिर बात बनाते रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा होते चला जाएगा। वहां पे आया था सेल्फ डेनियल, यानी आत्मनिषेध। Civilization is representative of the way we conduct सिविलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेटिव, सिविलाइजेशन वो रिप्रेजेंटेटिव है यानी प्रस्तुत करता है, ऑफ द वे, उन तरीकों का, वी कंडक्ट आवर सेल्फ, जो हम स्वयं के लिए कंडक्ट करते हैं, एंड इट गाइड्स अस, और हमें ये गाइड करती है यानी रास्ता दिखाती है, टू डू आवर ड्यूटी, हमारे अपने कर्तव्यों का। यानी कि हम माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। ये किसने सिखाया? यानी यही तो हमारी सभ्यता ने सिखाया, यही तो हमारा संस्कार ने सिखाया, और यही हमारी संस्कृति कहलाती है, जो हमारे अपने ड्यूटी का एहसास कराती है। परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी, यानी हर किसी के परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी यानी कि हर किसी की का कर्तव्य, एंड फॉलोइंग मोरालिटी, और मोरालिटी को फॉलो करना, इन वन सेल्फ आर द वर्च्यूज, ये हमारे गुण होते हैं। यानी कि नैतिकता का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा गुण होता है। यानी अगर हम नैतिक हैं तो हमें अपने जीवन को सुखद बनाने में किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और नैतिकता में क्या क्या आता है? जिसमें डिसिप्लिन आते हैं यानी अनुशासन है, जिसमें डिकोरम आते हैं जिसमें शिष्टाचार होता है, जिसमें मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसमें नैतिक दायित्व होता है। यानी कि अगर हम नैतिक दायित्व से परिपूर्ण हैं, जैसे गरीबों की सहायता करना, जिसके पास नहीं हो उसे कुछ ना कुछ उसकी सहायता करना, देना, छोटों को सम्मान करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये सब हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस है यानी नैतिक दायित्व है। अगर हम उन्हें फॉलो करते रहते हैं तो यही हमारी ड्यूटी और ये हमारे वन सेल्फ यानी स्वयं के गुण होते हैं। ऑब्जर्विंग मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन करना, इज गेनिंग विक्ट्री, और यही विजय को प्राप्त करना है, ओवर आवर क्रेविंग्स यानी तीव्र इच्छा पर, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि खुशियां हमारे दिमाग की वो अवस्था होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन कंटेंटमेंट, जो संतुष्टि पर निर्भर करती है।
यानी हम कितना भी हासिल कर ले हमें खुशियां नहीं मिलेगी जब तक कि हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। हमें लगता है चलो ठीक है यार, जो ईश्वर ने दिया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यानी जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो आप में लोभ लालच खत्म हो जाएंगे और आप सेल्फ इंटेलिजेंस यानी आत्म संतुष्टि की ओर चले जाएंगे। और तब उसी को कहते हैं कंटेंटमेंट, जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में तृप्ति। आवर माइंड इज वॉन्डर्ड एंड आवर डिजायर्स एंड आवर माइंड इज वॉन्डर्ड, हमारा दिमाग भटकता है ना। आपने देखा होगा उस चैप्टर में, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ, गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ कि मैन इज ए रेस्टलेस एनिमल, यानी मनुष्य जो होता है चंचल पक्षी की तरह होता है, चंचल जानवर की तरह होता है। रेस्टलेस बर्ड लिखा हुआ वहां पे। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही यह पाता है उतना और चाहता है। यानी कि हम संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं। वांडर्ड यानी भटकना, वांडरर, वांडरर माने भटकने वाला, हमारा दिमाग भटकने वाला होता है। एंड आवर डिजायर्स, और हमारी इच्छाएं कामनाएं, एंड वांट्स चाहते, आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब असीमित होती हैं। ठीक है। इंडिया इज ऑलरेडी एक्वेंटेड, इंडिया पहले से ही जाना जाता है विथ दिस फैक्ट, इस फैक्ट के लिए, इस तथ्य के लिए, एज आवर एंसेस्टर्स हैव फॉरबिडन फर्स्ट टू रन आफ्टर लग्जरीज, यानी हमारे पूर्वजों ने इसीलिए लग्जरीज यानी आराम से हमें दूर रहने के लिए उसे भुला देने की बात पहले से कही है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का आपको वो स्टेटमेंट याद आता होगा कि आराम हराम है, यानी हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों को हमें मना किया है। दे हैव स्ट्रेस्ड, वे स्ट्रेस्ड हुए अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज of the maximum possible extent so as to serve the suffering humanity, यानी कि मानवता को सफर करने के लिए, बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें जो गांधी जी का सलाह था कि जो हमारे हाथों और पैरों से संभव हो सकता है हम उस तरह के कार्यों को ही करें, एग्जीक्यूट करें, ताकि हम भौतिक रूप से स्वस्थ भी रह सकें और मानसिक रूप से प्रसन्न भी रह सकें, है ना। हालांकि आज के डेट में ये थोड़ा सही नहीं लगेगी, मैं बार बार बोलता हूँ, ये गांधी जी का कहना है। गांधी जी के द्वारा लिखे हुए चैप्टर्स के तथ्यों को मैं सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आज के डेट में जो आज की प्रासंगिक सांस्कृतिक चीजें हैं उससे ये मैच नहीं करती हैं। चलिए हम इस पैराग्राफ तक पढ़ के छोड़ देंगे, आपका टाइम हो गया। स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड एज ए होल, और वो संपूर्ण विश्व के, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा होगा, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। They have stressed that wealth is inferior to knowledge and have emphasized on peaceful coexistence. All this is imbibed आत्मसात in the preaching and practice of महात्मा गांधी। अल्टीमेटली आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो डिटेल एनालिसिस लिखा गया है उसमें कई पैराग्राफ्स को मिला के एक फीलिंग रखी गई है, और वो फीलिंग में गांधी जी इस बात को बताते हैं कि जब तक हम अपने आप को अगर हम अपने आप को शांत रखना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा, उन सारे तथ्यों को फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, यानी नैतिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, और इसी को हम लोग संस्कार, सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। ठीक है, और ऐसा हमारा गांधी जी का कहना था। इंडियन सिविलाइजेशन प्रोमोट्स डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। चलिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कितना है, अभी है इसमें, टाइम लगेगा इसमें, अगला पेज में भी जाएगा, ये अभी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर समरी, क्योंकि फर्स्ट डे था, अगला क्लास भी होना होता है, तो फर्स्ट डे था और इससे ज़्यादा मैं वीडियोस बना नहीं सकता हूँ 54-55 मिनट के, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आपका भी मन बढ़ जाता होगा। तो आप ना याद रखना इसको, मैं याद रख लूँगा इसे कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं इस पैराग्राफ तक। ठीक है, महात्मा यहाँ से हमें पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग से। यहाँ से मैं अगले लेक्चर में करूँगा नंबर ऑफ लेक्चर्स, इसमें अगला लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव, समरी, वर्ड मीनिंग सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। यानी आज आई थिंक वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे को ये चैप्टर इस सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको ये पूरा फाइल अपलोड कर दूंगा मैं, और फिर आप उसको नोटबुक में तैयार कर लेना। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा, कैसा फील हुआ आपको, इस बात की जानकारी आप अगले क्लास के कमेंट में जरूर दे देंगे। अगर अभी एक्टिव हैं तो बताइए कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो तरीका ठीक है। हाँ सर, रवि शंकर का आ गया जवाब, और एक स्वाति भी हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं बताइए कि ये तरीका सही है, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, आपको समझ में आ रहा है,
क्योंकि लिटरेचर टफ है। एक्सलेंट, लेकिन एक्सलेंट का रविशंकर आप गलत स्पेलिंग कर दिए, EXCELLENT, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, रविशंकर और स्वाति दोनों ऑनलाइन हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस जैसे लिटरेचर है, तो लिटरेचर में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो क्या इसको इंटरटेनिंग बनाया जाए, थोड़ा मज़ेदार बनाया जाए, कि जो तरीका है वही। देखिए, दो तरीका होता है, एक तो सीरियस होके पढ़ाना, मैं आपको गंभीर रूप से आता हूँ और आपको एक चीज़ को पढ़ाता हूँ। सर ये पॉइंट्स में नहीं तो हो सकता है क्या? सर ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता है क्या? देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं कि ये डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड अच्छा आप बोल रहे हैं कि पॉइंट वाइज मैं सब चैप्टर को कर, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सबको पॉइंट वाइज कर दूं, ये हो सकता है। अगर अगला चैप्टर से अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कर सकता हूं। हालांकि ये तरीका जो, देखिए आप लिटरेचर जब पढ़ रहे हैं तो आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और जो पॉइंट वाइज आप बात बोल रहे हैं, जब मैं समरी में पढ़ाऊंगा तो आपको टोटल पॉइंट वाइज समझाऊंगा। थोड़ा बोरिंग तो होगा स्वाति, थोड़ा मेहनत तो लगेगा, क्योंकि 12th में जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बड़ा, अब देखिए मैंने तो पहले ही शॉर्ट कर दिया, जो चैप्टर्स आपको किताब में रहते हैं वो तो बड़े बड़े लाइंस रहते हैं, फिर समझना और समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, इसे अलग अलग पॉइंट्स में बना, अलग अलग मैंने टॉपिक बना लिया, डिटेल एनालिसिस। आप उसको भी अगर कह रहे हैं कि पॉइंट में बना दीजिए तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगले चैप्टर से इसे पॉइंट में कर देने का। इस चैप्टर में तो हमने बना दिया है, इस चैप्टर को ऐसे ही सीख लीजिए। और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैंने एक सवाल किया कि उसको क्या थोड़ा इंटरटेनिंग बनाया जाए, अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं इंटरटेनिंग बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा मज़ा लगेगा, यानी कि आप इंटीमेट हो सकेंगे हमारे साथ और ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। नो सर, पॉइंट। हाँ सर। तो अच्छा, एक चीज़ और, कमेंट में आप बहुत चीज़ें बात नहीं बोल पाते हैं, तो मेरा नंबर पर्सनल नंबर है, आपके पास होगा, आप मुझे फ़ोन करके भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अगर मैं आपको नंबर मेरा नहीं है तो आप लिख लीजिए, मेरा नंबर है 9263070635। आप पर्सनली भी बात करके आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये तरीका ज़्यादा, चूँकि देखिए मेरे मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के, यानी कि विच वन बी करेक्ट फॉर यू, विच वन बी सुटेबल फॉर यू, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा है, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं और ये ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन में तो मैं पूछ के, या फिर मैं क्लास में थोड़ा सा उनके फीलिंग्स को भी समझता हूँ, बच्चे कैसे हैं, पढ़ने वाले हैं कैसे, कमज़ोर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, मतलब ये सब अंदाज़ा मिल जाता है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ये समझ में नहीं आता है कि हमारे सामने जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो किस स्टैंडर्ड के हैं। हो सकता है वो काफ़ी हाई फाई स्टैंडर्ड के हैं, हो सकता है वो एवरेज हों, हो सकता है वो बिलो एवरेज हों। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके कमेंट से ही, ठीक है? आप जैसा भी होगा अगला क्लास में दीजिएगा, अदरवाइज मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, एक सूचना भी है कि आज आपका मैथमेटिक्स का क्लास होने वाला था, मुकुंद सर आपके क्लास लेने वाले थे 12th का मैथमेटिक्स का, अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं, आज अभी 11th का क्लास लिए थे, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि आज क्लास सस्पेंड रखने के लिए बोल दीजिएगा। तो मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि आज आपका मैथमेटिक्स का क्लास नहीं होगा, यानी जब वो ठीक होंगे तो पुनः कंटिन्यू होगा, ठीक है? स्वाति प्रिया, थोड़ा बोरिंग है सर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, बोरिंग तो लगेगा, लिटरेचर है तो थोड़ा बोरिंग तो लगेगा। अब कल्चर है, सभ्यता संस्कृति है, तो मैं अब बोरिंग तो लगेगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि उसको थोड़ा इंटरटेनिंग बनाऊं, ठीक है? चलो ठीक है, गुड नाइट।